हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साथ इस जर्नी में जिसमें आप सब लोग और हम सब लोग मिलके एक ही चीज पे कंसर्न है, वो है केबीएस। और केबीएस की इस जर्नी में मैं आपके साइंस का पार्ट आपको करा रहा हूं और वो साइंस का पार्ट आपको बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप विथ गारंटी जितना मैं बता रहा हूं उतना आप पढ़ लो। क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन ये होती है सर कितना पढ़ें कितना आएगा, तो मैं बता रहा हूं कि आज पहले वीडियो में पहले पार्ट में ही बता रहा हूं आपको कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप पढ़ लो, आप पास हो जाओगे। आपको साइंस का कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, लेकिन उतनी प्रैक्टिस आपको, जैसे कहा जाता है ना कि मुहजबानी याद होनी चाहिए, वो तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज कि देखो, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। तो गुमराह तो वो लोग हैं जो सही डायरेक्शन में चीजों को नहीं पाए हैं। आप मेरे को यूट्यूब पे भी पढ़े होगे, आप मेरे को यूट्यूब के पे अच्छे से देखे हो, आप पूरे टीम को देखे हो, हमारे जोरावर क्लासेस की टीम को देखे हो। आपको पता है कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। बट मैं यहाँ पे अपना 101% इफर्ट करने की कोशिश करूंगा एंड विथ गारंटी, चाहे वो बच्चा इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे वो बच्चा हिंदी मीडियम से हो, सब लोगों के लिए ये सेशन साइंस का वंडरफुल। एंड आई होप मैं इतनी चीजों को डिराइव करके लिखा हूं या बनाया हूं कि आप सबको एक सेशन जो है वो अच्छे से लगेगा। तो जैसा कि मैं आपको वहां भी बता चुका हूं, और जो यहाँ पे पहली बार डायरेक्ट आए हैं वो भी देख लें कि इतना सब्जेक्ट आपके फिजिक्स का है, जहां से लास्ट ईयर क्वेश्चंस में मैं अभी वो क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा। ये फिजिक्स का जो टॉपिक है, यहां से 10+ क्वेश्चंस आए थे। और मैं आपको बताऊं केवल मोशन में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं। डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी आता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है लॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। मतलब सिंपल है, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही हमें मोशन पढ़ना है, अदर इधर उधर नहीं पढ़ना है। एक्सेलरेशन उसी में आता है, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी भी आता है। इसमें आपको इक्वेशंस मिलेंगे, वेलोसिटी के इक्वेशंस मिलेंगे जिसमें 3 इक्वेशन हमें पढ़ने होते हैं। आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यहां तक का जो पार्ट है ये केवल इसी चैप्टर से कंप्लीट होता है। मतलब आप सोच सकते हो कि आधी फिजिक्स इसी चैप्टर से आई है। एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पिछले ईयर, लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे, वो आपके 4 क्वेश्चन केवल मोशन से आए थे। ये मोशन लिखा है ना, आपके मोशन से ही ये 4 क्वेश्चंस आए थे। जैसा आप देख पा रहे हो कि एट t = 0 a scooter has a velocity of 21 meter per second. It slows down with an acceleration of 50 centimeter per second square. At the end of 4 seconds, the scooter has traveled. यानी हिंदी में समय t = 0 पर स्कूटर में 21 मीटर का वेग होता है। यह एक 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से धीमा हो जाता है। 4 सेकंड के अंत में स्कूटर ने यात्रा की है। तो आपको ये पता करना है, देखो ध्यान से, ये भी मोशन का क्वेश्चन है। सेकंड आप देख रहे हो, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा। नोट डाउन करो आप टॉपिक्स, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। ये आपके वेलोसिटी के इक्वेशन का v = u + at, अगर आप थोड़ा पढ़े हो वहां पे तो आपको आइडिया होगा कि इस इक्वेशन पे ये क्वेश्चन लगेगा। और ये टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर में आया था और वो भी मोशन से ही आया था, एक वस्तु गति v1 और v2 से लगातार दो समान दूरियों को कवर करती है, वस्तु की औसत गति क्या है। ये भी आपके किसमें आया, किससे आया था, औसत गति। आप देखो यहाँ पे टॉपिक क्या आ रहा है, औसत गति, जिसको हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद देखो, एक वस्तु समय के वर्ग के प्रत्यक्ष अनुपात में दूरी को कवर करती है, वस्तु की गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन थे, बट आप देखो कि यहाँ पे किसका है, समय और दूरी, इन दोनों के अनुपात के रिलेशन की बात की गई है। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं सत्यम दुबे, और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। नंबर फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि मोशन क्या है। मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजीशन। सिंपल से वर्ड्स में आप कह सकते हो मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजीशन इन टर्म ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट। एक टर्म जिसमें डिस्टेंस को, कुछ डिस्टेंस करी जाती है या कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है,
दोनों कंडीशन में मोशन होती है। जैसे समझना, अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक को बहुत अच्छे से डिराइव करेंगे, बट आप समझो कि मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन। अगर आपके पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, यू कैन से दैट देयर इज नो मोशन। मतलब अगर आपके स्थिति में बदलाव नहीं हो रहा, आप कह सकते हो कि यहां पे कोई भी गति नहीं हो रही। जैसे एक ऑब्जेक्ट ए है जो समय के साथ अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा। मान लो एक बस है, ठीक है, बस बहुत अच्छा बनाता हूं मैं, और ये आज भी यही थी, कल भी यही है, परसों भी यही है, तो ये तीनों दिन में इसके पोजीशन में चेंजेस नहीं है, इट मींस इसमें मोशन नहीं है। और अगर इसके पोजीशन में मान लो यहां थी, कुछ समय t बराबर 1 सेकंड पे यहां है, t बराबर 4 सेकंड हो रहा है, तो आपकी बस जो है वो यहां मूव कर रही। तो इसकी जो मोशन है, अब हम कह सकते हैं कि ये बस किसमें है, ये बस मोशन कर रही है, गति कर रही है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, मोशन जो सबसे छोटा सा टॉपिक होता है उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन। मोशन जो होता है किसी भी वस्तु के पोजीशन को चेंज करने की प्रोसेस होती है। अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तो मोशन नहीं होती है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। इट मींस सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि चेंज ऑफ पोजीशन। तो आप नोट्स कैसे बनाओगे उसके भी तरीके मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। आप लिखोगे नंबर फर्स्ट मोशन के अंदर, मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजीशन, ज्यादा नहीं लिखना है, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजीशन, मोशन स्थिति का एक बदलाव है। इधर देखिए हिंदी जो लिखी गई है ये गूगल ट्रांसलेशन है, तो गूगल ट्रांसलेशन वो अपने अकॉर्डिंग करता है, इसलिए मैं हिंदी में समझा रहा हूं, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हम कोई नोट्स नहीं लेके जाने वाले हैं, अपने समझी हुई चीजों को दिमाग में फिट करके लेके जाने वाले हैं। इसलिए दिमाग खोल के और मेरे द्वारा बताई गई चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर। अब जैसा कि ये आदमी देख रहे हो मूव कर रहा है, तो अगर ये मूव कर रहा है और इसने डिस्टेंस यानी ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो हम कहेंगे ये मोशन में है। इज इट क्लियर। अब आपके सामने बहुत सारी चीज मोशन में होती है, जैसे आपके घर में एक घड़ी लगी होगी, तो वो मूव कर रही है। अब वो किस तरह की मोशन में है वो अलग की बात है, कि वो सर्कुलर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं है। बट ये आदमी, ये बस, ये सब स्ट्रेट लाइन मोशन में है, मतलब एक सरल रेखीय गति कर रही है। सरल रेखीय गति मतलब ऐसे एकदम सीधा सा चल रही है। किस तरह से? सीधा सीधा एकदम चल रहे हैं, इसे बोलते हैं सरल रेखीय गति, ठीक है। अब देखो अगला कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। हमारे सिलेबस में डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी दिया है। हिंदी में डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति और चाल दो चीजें होती हैं, तो चाल भी हमें पढ़नी है, क्योंकि दोनों का फर्क हमें समझना है। और चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं सरल रेखीय गति, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है एक सरल रेखीय गति एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। एंड नॉन यूनिफॉर्म मतलब होता है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना, कि वो एक निश्चित वेग से या निश्चित गति से एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। निश्चित गति से अगर कोई चीज एक रेखा में चल रही है तो उसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। और अगर उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है, कभी धीरे कभी तेज, इस तरह से चल रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? त्वरण होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब त्वरण को ही मंदन भी कहा जाता है, बट मंदन का मतलब होता है कि त्वरण की वैल्यू माइनस में हो। इज इट क्लियर। अगला देखते हैं डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी। तो इससे रिलेशन में आपको ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। एंड आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि हमें सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ हाउ फार अपार्ट ऑब्जेक्ट और पॉइंट्स आर। डिस्टेंस जो होता है वो एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट होता है, या कह सकते हो संख्यात्मक मान होता है, या संख्यात्मक मापन होता है कि कोई भी वस्तु
किसी एक पॉइंट से कितनी दूर है या कितनी दूर नहीं है, ये बताना होता है न्यूमेरिकल मेजरमेंट, जिसे डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कि कितनी दूर की वस्तु या बिंदु है। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो, एक लड़का है जो चल रहा है और यहाँ पे सेकंड जो है वो काउंट हो रहा है और इसकी डिस्टेंस यहाँ पे काउंट हो रही है। मतलब अगर हम बात करें 2.6 सेकंड में, तो ये लड़का कितने देर चला था, 6 मीटर, और ये फिर वापस जा रहा है। तो अभी कितना हो जाएगा जब ये यहाँ पे आएगा, तो आपका टोटल हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे स्पीड ये काउंट करके बता रहा है, बट हमें क्या करना है, ध्यान से समझना। दूरी, जैसे मान लो यहां से कोई ए है जो चलना शुरू हुआ, एक बंदा है बहुत प्यारा सा, ठीक है, काफी मुस्कुरा रहा है क्योंकि इसको भी केबीएस जाना है। तो यहां से ये चलना शुरू हुआ और ऐसे ऐसे चल रहा है। दिस इज डिस्टेंस। देख रहे हो, चाहे जिस तरह से वो घूम घाम के आ रहा है, ये डिस्टेंस है। अब ये टोटल डिस्टेंस में आप कह सकते हो कि दिशा का निर्धारण नहीं है। मतलब एक सीधी भाषा में आप कह सकते हो, डिस्टेंस एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस के नीचे आप लिख लो, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब इसमें दिशा का निर्धारण नहीं है, कभी देखो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर कभी ऊपर कभी नीचे, फिर कभी ऊपर कभी नीचे। इस तरह से दूरी एक संख्यात्मक मान है बस, और कुछ नहीं कहा जा सकता। कि एक वस्तु अब कह सकते हो, एक दो पॉइंट या दो वस्तुओं के बीच में कितना डिस्टेंस है या कितनी लेंथ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो ये जो चीजें आपको देख रही हो, आप जो देख रहे हो इस तरह से, इसे दूरी बोलते हैं। और अगर ये शॉर्टेस्ट लेंथ हम ले लें, मतलब कि नहीं, दो पॉइंट्स या दो ऑब्जेक्ट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ जो होती है, उसे हम बोलते हैं विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिस्प्लेसमेंट एक सदिश है, whose length is the shortest distance, जिसकी लेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है, from the initial to the final position of a point that given in following image। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हो कि एक बंदा है जो यहां से स्टार्ट करता है और ऐसे चलते 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 यहां पे क्या कर देता है, एंड कर देता है। ये पॉइंट बी है। तो ये जो डिस्टेंस है, जो आपको ब्लू कलर की लाइन से डॉटेड करके दिख रही होगी, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, आप देख रहे होगे कि इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। बट जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कि डायरेक्ट आया है, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, या कह सकते हो इसे हम बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया। अब विस्थापन के अंदर जो नोट्स आप बना रहे हो, उसके अंदर लिखो कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसे हिंदी में कहते हैं यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। क्लियर हुआ। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। ठीक है, हिंदी का देखो, हिंदी का आप ज्यादा ध्यान मत देना, बिकॉज हिंदी मैंने गूगल ट्रांसलेट से की है। सो हो सकता है, इट मे बी, कि आपको ये चीजें थोड़ी सी ऑड लगे हिंदी में, क्योंकि गूगल अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया गया है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से डिफरेंस आपको पूछ सकता है, वो स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन भी दे सकता है। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। डिस्टेंस क्या होती है, यह एक एक्चुअल लेंथ होती है, ठीक है, जो कि कवर की जाती है किसी भी बॉडी के द्वारा चलने में, जो एक्चुअल लेंथ होती है। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो कैसी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो कि कवर की जाती है किसी बॉडी के द्वारा, जो कि 2 पॉइंट के बीच में होते हैं। अगला दिया गया है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। उसके बाद इट कैन बी पॉजिटिव। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे देखो, यहां से इधर चल रहे हैं ना, कुछ दूरी तय कर रहे हैं, पॉजिटिव हो गया। फिर यहां पे क्या लिखा है कि यह जीरो, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना। तो आप देखो ध्यान से कि
या अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस है, समझ रहे हो, पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट। बट अगर यही पॉइंट ए से हम चले हैं, पहले बी तक गए हैं, ए से चले बी तक गए, फिर बी से हम चले सी पे आए, फिर सी से चले हैं डी पे आए हैं, ठीक है, फिर डी से चले हैं ई पे आए हैं, एंड फिर हम इधर चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक सीधी भाषा में बताऊं, अगर ए से आप चले हो बी पे, सीधा समझो, सीधा बी पे, और बी से वापस चले जा रहे हो, इसी रास्ते वापस जा रहे हो और यहां पे चले जा रहे हो वापस, तो देखो ये आपका माइनस की तरफ आप कर रहे हो ना, ठीक है। और जीरो कैसे होगा, जब आप ए से बी पर गए और बी से फिर आप एक बार कहां पे आ गए, ए पर आ गए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो सकता है। तो याद रखना, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीनों चीजें हो सकती हैं, बट डिस्टेंस हमेशा 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 पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये तो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये भी मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। किसी भी बॉडी की जो डिस्टेंस होती है, ध्यान से देखना, किसी भी बॉडी की जो डिस्टेंस होती है, या कह सकते हो कि इंसान है, ठीक है, जो यहां से चलना आरंभ किया था और यहां पे फिनिश कर रहा है, तो इसकी जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या तो उससे बड़ी होगी। जैसे समझना, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, यहां से कोई चलना स्टार्ट करता है और वो पॉइंट बी पर जाता है, तो इन द स्ट्रेट लाइन इन दिस कंडीशन, देखो बहुत अच्छी कंडीशन है और यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल हो सकते हैं, ऐसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, सबसे पहली कंडीशन है एक स्ट्रेट लाइन में हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, और वो केवल एक बार उस पर लेंथ चली गई। जैसे कोई बंदा है, यहां से चलना स्टार्ट करा है, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट करा और यहां पे आके उसने फिनिश कर दिया, तो एट दिस कंडीशन जो डिस्टेंस होगी यानी दूरी होगी, ठीक है, इस कंडीशन में जो दूरी होगी वही डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, यानी विस्थापन के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि विस्थापन क्या होता है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के, यानी इस इनिशियल पॉइंट से, या कह सकते हो स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो आप बताओ, ए से लेके बी तक की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही लाइन तो है। और हाँ, ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो लाइन है। अब मान लो ये 2 मीटर की लाइन हो, तो 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, 2 मीटर इसकी डिस्टेंस भी हो गई। बट अगर यही बंदा फिर से क्या करता है, इसी ए पॉइंट से लेके और बी पॉइंट तक जाता है, ए से लेके बी तक जाता है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर की है, और फिर ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर क्या करता है, बी से वापस ए पर आता है, तो इस कंडीशन में उस बंदे के द्वारा चली गई जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस जो होगी वो 4 मीटर होगी, क्योंकि एक बार जाएगा और एक बार वापस आएगा, तो 2 and 2 = 4। बट रिमेंबर इट, कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, मतलब जब वो शुरू किया एंड जब वो खत्म किया उसके बीच की डिस्टेंस होती है। तो अगर वो बंदा यहां से शुरू किया है और यहां पे गया और फिर वापस यहां पे आ गया, तो देखो शुरू यहीं से किया था, खत्म भी यहीं पे किया है, इसलिए उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये कंडीशन आपसे पूछा जाता है कि किसी भी बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा। तो आई थिंक आपके सामने मैंने डिराइव किया, अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से लिखा गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल, बराबर हो सकती है डिस्टेंस के, बट टू इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस, मतलब दूरी से कम या दूरी के बराबर होती है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट दूरी से ज्यादा नहीं होगा। फिर से समझ लो, डिस्प्लेसमेंट कभी दूरी से ज्यादा नहीं होगा। यहां देखो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है। यहां पे डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर की है और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 2 मीटर का है, मतलब ये दोनों बराबर हो सकते हैं,
लेकिन डिस्टेंस से बड़ा कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। नोट डाल के लिख लो, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो है वो कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अगला देखते हैं। तो इस तरह से आपके अंतर को मैंने डिराइव किया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि इतना अच्छा सवाल पूछ ही लिया है। अभी मैंने आपको बताया भी था ये क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट है मूव थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ दूरी तय करता है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? पूछा है कि क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भैया। अगर वो ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट यानी ए से लेकर के स्टार्ट करा है और चलता गया और फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने मान लिया बी तक गया, और इस बंदे ने बी तक जाते समय कदों की 2 किलोमीटर की दूरी तय किया। 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या किया? कवर किया। तो इसकी ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो 2 किलोमीटर होगी, और ए से बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी 2 ही किलोमीटर होगी। बट अगर कंडीशन ये रखी जाए कि ए से बी तक गया, फिर वापस बी से ए पे आया, जैसे दौड़ते हैं ना लोग, तो एक बार जाते हैं और फिर वापस घर से आते हैं। जैसे मान लो ये आपका घर है और आप कहीं दौड़ने गए, यहां तक रनिंग किए, फिर वापस घर आ गए। तो इस कंडीशन में आपने डिस्टेंस तो तब कवर की, तभी तो आप बोलते हो कि सर हमने 5 किलोमीटर दौड़ा, 6 किलोमीटर दौड़ा, आपने बताते हो 6 किलोमीटर दौड़ा। बट आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था, एंडिंग पॉइंट भी यही था। तो आप लिखोगे कि इफ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल के साथ लिखोगे एक बंदा है जो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय कर करके पॉइंट बी पर पहुंचता है। बी से फिर वापस वो अपने वापस चलता है और फिर पुनः एक पॉइंट ए पर आता है। इस कंडीशन में, इसी कंडीशन में, इन दिस कंडीशन द डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो, या डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सवाल है ये। A farmer move along the boundary of a square field of site 10 मीटर in 40 सेकेंड। ठीक है, तो कहा है कि एक किसान है जो 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। मान लो वो खेत आपका वर्गाकार अगर है तो कुछ इस तरह से होगा, जिसकी चारों साइड क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये ए बी सी एंड डी क्या हो गई? वर्गाकार खेत हो गया। और ये 10 मीटर का इधर से भी है, 10 मीटर इधर से भी है, 10 मीटर इधर से भी है, सॉरी 10 मीटर इधर से भी है, एंड 10 मीटर इधर से भी है। क्लियर हुआ? अब क्या कहा है कि इतनी दूरी कवर करने में उसको कितने देर लगता है? 40 सेकंड। इट मींस अगर हम ए से चलें, ठीक है, इसने कहा है कि किसान को एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। चक्कर का मतलब ए से स्टार्ट करेगा, बी सी डी फिर ए, मतलब 40 मीटर की दूरी 40 सेकंड में तय करता है। समझ में आई बात? तो आपका कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, 1 मीटर को 1 सेकंड में तय करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूछा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा? अब देखो कई कंडीशन है ना। मान लो किसान अगर यहां से चलना शुरू करता है, ध्यान समझना, अगर पॉइंट ए से चलना शुरू करता है तो आपको पता है 1 मीटर में कितनी दूरी तय करेगा? 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 1 मीटर। अब देखो यहां पे क्या दिया गया? 2 मीटर 20 सेकंड के बाद। तो भैया 2 मिनट और 20 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे? तो आप खुद बता सकते हो सर, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में कितने? 120, और 20 कितने हो गए? 140 सेकंड। अब आप बताओ कि ये इंसान 40 सेकंड में 40 मीटर तय करता है। ठीक है, 40 मीटर का मतलब ये हो गया कि ये फिर से इसी बिंदु पे वापस आ जाता है। ध्यान से समझना। तो इसको अगर हम 40 के फॉर्म में तोड़ें तो ये हमें मिलेगा 40 प्लस 40 प्लस 40, 40 दिया 120, और ये 20, तब 140। मैं क्यों 40 में तोड़ा, थोड़ा फिर से समझो। 40 सेकंड में ये एक चक्कर लगा लेता है, इसका मतलब ये इंसान 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लेगा, तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? विस्थापन पूछा है ना।
अगर यहां से स्टार्ट करता है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर यदि वो इंसान, इफ द मैन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, देन 40 सेकंड में फिर से ए पे होगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। फिर 40 सेकंड में कहां पे होगा, ए पे, फिर इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। फिर अगले 40 सेकंड बाद कहां पे होगा, ए पे, फिर इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। और 20 सेकंड में ये क्या करेगा, 1 सेकंड में 1 मीटर, तो ये 10 मीटर तय करने में 10 सेकंड लगेगा, फिर ये 10 मीटर तय करने में 10 सेकंड लगेगा, यानी 20 सेकंड में फिर यहां होगा। और इस समय इसका जो विस्थापन होगा वो ये वाली लाइन होगी जो डॉटेड मैंने बताया है। तो अगर वो स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, तो इसका जो विस्थापन होगा वो AC होगा। और AC इज नथिंग बट, आपको एक ट्रायंगल मिल रहा होगा, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा होगा, ABC। क्यों राइट एंगल, क्योंकि एंगल B इज राइट एंगल। सो यहां पे ये 10 है और ये भी कितना है, 10 है। तो एट दिस कंडीशन, इस कंडीशन में जब वो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो AC होगा। और इस कंडीशन से हम निकाल सकते हैं AC स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर एंड प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये टोटल हो जाएगा 200 एंड AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10√2 मीटर। ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा कब, जब A से स्टार्ट करेगा। बट अब ध्यान से सुनना, अगर वो A और B के बीचों बीच स्टार्ट करता है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है कि वो बीचों बीच स्टार्ट करता है या किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो मान लो अगर हम यहां से स्टार्ट कराते हैं इसको, तो इस बंदे को एक चक्कर लगाने में, तो ये 5 मीटर की यहां होगी और 10 मीटर यहां होगा, फिर 10 मीटर, तो कितना हो गया 25, 25 10 35 और 5 40, तो ये 40 सेकंड में यहां पे रहेगा, फिर अगले 40 सेकंड में यहां पे रहेगा, फिर अगले 40 सेकंड में यहां पे रहेगा, और 20 सेकंड में ये कहां पे पहुंचेगा, ध्यान से देखना। तो 5 मीटर तय करने में उसको कितना देर लगेगा, 5 सेकंड, फिर कितना हो गया 10 सेकंड, तो 15 सेकंड हो गया। हमें कितना निकालना था, 20 सेकंड का। तो अगला फिर 5 मीटर ही तय करेगा, यानी इस पॉइंट पे होगा और इसके बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, ये केवल और केवल 10 मीटर है। तो हम लिख सकते हैं कंडीशन नंबर सेकंड कि अगर वो इंसान मिडवे बिटवीन ए एंड बी अगर यहां से स्टार्ट करता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो केवल और केवल 10 मीटर होगा। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं फिर से एक बार ब्रीफ करके बताता हूं, इतना लंबा नहीं जाते हैं, सीधी सी भाषा में आपको बताता हूं कि एक वर्गाकार खेत है, समझ रहे हो, जिसकी लेंथ 10-10 मीटर की है। ठीक है, और इसके हम नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। तो अगर कोई आदमी यहां से स्टार्ट करता है, अब टोटल 2 मीटर 20 सेकंड है, यानी हमारे पास कितने हो गए 140 सेकंड। ठीक है, तो आप देखो 40 सेकंड में एक चक्कर चलता है ये, तो इस 140 को लिख सकते हो, 40 प्लस 40 प्लस 40 एंड प्लस 20। ठीक है, तो 40 सेकंड में एक चक्कर का मतलब हो गया कि ऐसे एक बार चला, यहां पे पहुंच गया, तो फिर इसका विस्थापन 0। फिर अगले 40 सेकंड का विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। फिर अगले 40 सेकंड का विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। 20 सेकंड के लिए A से B तक चलेगा और B से C तक चलेगा, तभी तो 20 मीटर की दूरी तय करेगा। और इस तरह से जब वो पॉइंट A से स्टार्ट करता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये लाइन होगी AC, जिसकी वैल्यू आई है 10√2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर। क्लियर। और अगर वो यहां से स्टार्ट करता है AB के बीचों बीच से, तो 5 यहां चलेगा, 10 ये 15 हो गया, 15 10 25, 25 10 35 और 5 40, यानी 40 सेकंड में फिर वो इसी पॉइंट पे होगा, जिसका नाम मैं आपको F लिख देता हूं। अगर वो बीचों बीच से स्टार्ट करेगा,
तो 40 सेकंड में फिर एफ पे, फिर 40 सेकंड में एफ पे, फिर 40 सेकंड में एफ पे। अब अगले 20 सेकंड में कहां होगा? तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 5 होगी। 5 10 15, 15 5 20, यानी इस पॉइंट पे होगा, जिसका नाम मैं जी लिख देता हूं। ठीक है, तो इस जीएफ के बीच की दूरी कितनी है? कितनी है? 10 मीटर। तो इस कंडीशन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो केवल और केवल 10 मीटर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। नीचे निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज है जो विस्थापन के लिए सही है? क्या इट कैन नॉट बी जीरो, यह शून्य नहीं हो सकता? तो ये गलत है, विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी जीरो मतलब विस्थापन शून्य हो सकता है। और इसमें पूछा है सही कौन सा है, तो भैया ये जीरो नहीं हो सकता है, यह सही नहीं है। यह जीरो हो सकता है, यह सही है। ठीक है, अगला लिखा गया है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, ठीक है, ये दोनों अगर एक स्ट्रेट लाइन में है तो इसकी डिस्टेंस और इसका डिस्प्लेसमेंट, अगर वो इंसान ए से लेके बी तक चला है तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, कभी भी। जैसे मान लो एक बंदा है जो ऐसे ऐसे चला, 5 किलोमीटर की दूरी तय किया और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट बी है, तो यहां देखो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये देखो कम हो गई और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गई, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गई। कभी भी डिस्प्लेसमेंट इससे अधिक नहीं होगा। नोट डाउन दैट पॉइंट कि दूरी का मान अधिक होगा, डिस्प्लेसमेंट का नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। यानी नीचे जो दोनों दिए गए थे वो दोनों के दोनों सही नहीं है। क्लियर? आगे देखते हैं, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, धीरे ध्यान से समझना। As the object cover equal distance in equal interval of time, it is said to be uniform motion। ध्यान से समझना, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना कि 40 मीटर की दूरी 40 सेकंड में तय करता है। इट मींस 1 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करता है। और अगर ऐसी कंडीशन हो कि मतलब उसकी जो दूरी तय करने की रेट है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, मतलब हर सेकंड वो 1 ही मीटर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले सेकंड में, मान लो आपका एक बस है जो स्टार्ट हुआ यहां से, ठीक है, तो आपके पहले सेकंड में ये 1 मीटर चला 1 सेकंड में, ठीक है, अगले सेकंड में ये पहुंच गया 2 मीटर की दूरी तय कर लिया। तो भैया पहले सेकंड में ये 1 मीटर चला था और अगले 1 सेकंड में कितना चल गया? 2 मीटर। तो अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि टाइम और इंटरवल का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, टाइम और डिस्टेंस का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। बिकॉज पहले 1 सेकंड में 1 मीटर चला और अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चला। इसको अगले भी 1 सेकंड में 1 ही मीटर अगर चले तो इस तरह की मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। जब वस्तु समय अंतराल में समान दूरी तय करती है उसे हम क्या कहते हैं? एक समान गति। जैसे सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, घड़ी की सेकंड की सुई, देखो हर सेकंड वो इक्वल डिस्टेंस तय करती है। व्हाट एग्जांपल यार, आपको एग्जाम में पूछ लेगा ना कि ये किस चीज से रिलेट करती है या किस से रिलेशन रखती है, तो हमेशा याद रखना कि जो घड़ी की सुई है वो हर सेकंड, चाहे दुनिया के किसी कोने में रखी जाए वो घड़ी, वो हर सेकंड उतनी ही डिस्टेंस तय करेगी उस घड़ी के अकॉर्डिंग। क्लियर? घड़ी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि बड़ी घड़ी है तो ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बड़ी घड़ी है और छोटी घड़ी है तो दोनों में इक्वल डिस्टेंस तय करेगी, ऐसा नहीं होता है। बड़ी घड़ी है तो उसमें 1 सेकंड के अकॉर्डिंग उसका जो सेकंड हैंड होगा, सेकंड हैंड मींस ये होता है दूसरा, जो कहते हो ना लोग खरीद लेते हैं, वो नहीं। सेकंड हैंड का मतलब होता है घड़ी के सेकंड की सुई। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं जिसको आपको खुद बताना है। लिखा गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट ए इन मीटर, तो 9:30 बजे या 9:30 AM पे 10 मीटर था, 9:45 AM पे 20 मीटर है,
ठीक है। फिर लिखा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी इन मीटर। तो डिस्टेंस ये जो ट्रेवल की गई है किसी ऑब्जेक्ट बी के द्वारा, वो मीटर में 12 मीटर है, 19 मीटर है। तो कौन सा यूनिफॉर्म में है एंड कौन सा नॉन यूनिफॉर्म में है, ये आपको बताना है। तो आप देख रहे होगे कि हर 15 मिनट में इसके बीच में गैप कितने का है, 15 मिनट का है। यहां से यहां फिर गैप कितने का है, 15 मिनट का है। यहां से यहां गैप कितने का है, 15 मिनट का है। मतलब टाइम में जो गैप है दोस्तों वो कितने मिनट का है, 15 मिनट का है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। और ऑब्जेक्ट ए के द्वारा, एक बंदा है ए, इसके द्वारा हर 15 मिनट में 10 मीटर की दूरी है गैप में, देखो 10 मीटर की है, यानी हर 15 मिनट में कितने मीटर चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है। बट एक बंदा है बी, बहुत ज्यादा होशियार है, देखो मुस्कुरा रहा है कि हम भैया अलग तरीके से चलेंगे। ये बेचारा क्या है कि भैया सोच रहा है कि ठीक है हम चल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो बी वाला जो है ये क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे 7 मीटर की डिस्टेंस थी, यहाँ पे कितना आ गया 4 मीटर, यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, फिर यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। मतलब ये वेरी कर रहा है। सो दैट्स वाई ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्म में है और ये किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इस चीज को भी ध्यान देना है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्लियर हुआ? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होती है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, स्पीड जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड को चेंज करती है, या कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड में परिवर्तन जो होता है वो स्पीड के कारण होता है। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, और इसकी स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो स्पीड के कारण होगा। ठीक है, स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है तो स्पीड के कारण होगा, मतलब इसमें स्पीड होगी तभी इसकी स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक, दूसरी भाषा में आप सबको पता है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, सीधी सी भाषा में आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इस परिभाषा से आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि द डिस्टेंस यानी ऐसी दूरी विच इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। जो 1 सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की जाती है उसे हम स्पीड कहते हैं, सीधी से लाइन में। क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है s इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी, वेयर d इज नथिंग बट डिस्टेंस एंड t इज नथिंग बट टाइम। ठीक है, एंड it is a scalar quantity, remember it, because distance is also a scalar quantity, because distance is also a scalar quantity, so we can say that speed is a scalar quantity. Is it clear? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जहां कि मैंने आपको बता दिया s for speed, d for distance travel and t for time elapsed, जितना टाइम आपके द्वारा उस ऑब्जेक्ट के द्वारा लिया गया। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज है। ये लाइन क्या लिखी है डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता लाइन क्या लिखी है, मेरी बात सुनो आप। ठीक है, एक बंदा है, इस ए पॉइंट से चलना शुरू किया और वो बी तक गया। ठीक है, और इस समय उसकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड। बाद में क्या हुई, बी से सी तक चला, देखो जरूरी नहीं है किसी डायरेक्शन में चले, बी से सी तक चला तो थोड़ा सा घुमाव था, तो वहां पे उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड की। या कह सकते हो कि 4 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय किया था, यहां पे 2 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय किया, 1 सेकंड में तय किया। और फिर सी से डी तक चला था, तो इसने क्या किया, 8 मीटर की दूरी को 3 सेकंड में तय किया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आपको एवरेज बताना है, भैया क्या एवरेज था आपका। जैसे हम लोग गाड़ी का एवरेज निकालते हैं, हम लोग बताते हैं ना हमारी गाड़ी का एवरेज 45 किलोमीटर 1 लीटर में है, बोलते हैं ना ऐसे 45 किलोमीटर पर लीटर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1 लीटर में वो गाड़ी कितना जाएगी, 45 किलोमीटर, चाहे रास्ता आपका अच्छा हो चाहे रास्ता आपका खराब हो, एवरेज बताया गया है। मतलब अगर रास्ता अच्छा होगा तो ये 50 किलोमीटर की स्पीड देने लगेगी। क्यों? क्योंकि भैया बार बार ब्रेक नहीं लगाएंगे हम, जब ब्रेक लगाओगे तो ये सब में तेल खर्च होगा आपका ज्यादा, तो इसीलिए एवरेज बताया जाता है कि भैया गाड़ी की जो एवरेज है वो 45 किलोमीटर पर लीटर की है। इज इट क्लियर? तो आप देखो कि ये बंदे को डी तक चलने में
कितना टाइम लगा। सबसे बड़ी चीज कि एवरेज स्पीड इज नथिंग बट एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है, 4 मीटर और 2 मीटर, 6 मीटर, 6 और 8 कितना हो गया, 14 मीटर की डिस्टेंस चला है। और इसको चलने में कितना टाइम लगा है, 1 सेकंड यहां लगा था, 1 सेकंड यहां लगा था, 2 सेकंड, और 2 और 3 कितना हो गया, 5 सेकंड। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 14/5 मीटर पर सेकंड है। सो दैट्स वाई अब हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, यही होती है एवरेज स्पीड, जिसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। यानी एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। क्लियर। एक्सरसाइज देखते हैं। दिया गया है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। ध्यान से समझना, आपको सॉल्व करना है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, सॉल्व करना है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड, मतलब 16 मीटर कितने दूरी में तय करती है। एक तरफ हम दूरी लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं समय यानी टाइम। क्या लिख लेते हैं, टाइम, और एक तरफ लिख लेते हैं डिस्टेंस। तो टाइम कितना लिया, 4 सेकंड। फिर से वो 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। अब पूछा है औसत चाल बताइए, तो भैया एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू नथिंग बट टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 16 + 16 इज इक्वल्स टू 32 एंड डिवाइडेड बाई, यहां पे देखो आप 4 सेकंड पहले लगा था, 2 सेकंड बाद में, 4 और 2 कितना हो गया, 6। इस तरह से मीटर पर सेकंड 32/6 मीटर पर सेकंड आप जब डिवाइड करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी एवरेज स्पीड होगी। क्लियर। अगला देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो। ध्यान से देखिएगा। एक कार का ऑडोमीटर एक यात्रा की शुरुआत में 2000 किलोमीटर बताता है। ऑडोमीटर जैसे ही देखते हो ना, ये जो लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो क्या बता रहा था, 2000 किलोमीटर। यहाँ पे 2000 पहले बता रहा था, मतलब जब स्टार्ट हुआ, और जब यात्रा खत्म हुई तो कितना बताने लगा, 2400। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, 400 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुई। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी ट्रेवल हुई, 400 किलोमीटर की। अच्छा, इसको ट्रेवल करने में बंदे ने कितना टाइम लिया, तो 8 घंटे टाइम लिया, 8 आवर टाइम लिया। तो टोटल टाइम अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या मिल गया, 8 आवर। अब आपसे पूछा है औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर पर सेकंड में गणना कीजिए। तो सिंपल है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड देखो ये हिंदी में मत जाना, गति में अलग आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है, बट आप इंग्लिश में देखो एवरेज स्पीड लिखा है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू नथिंग बट 400 किलोमीटर यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिवाइड कर दो तो 8 × 5 = 40, यहां पे हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी किसमें हो गई, आपकी ये जो एवरेज स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में हो गई। अब ध्यान से सुनना, एक वैल्यू है 5/18 और एक वैल्यू है 18/5, ठीक है। इन्हीं का गेम होता है। अब आपको किसमें बदलना है, इसी स्पीड को, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो आप देखो किलोमीटर से कहां जा रहे हो, मीटर की ओर। किलोमीटर से कहां जा रहे हो, मीटर की ओर। किलोमीटर बड़ा कि मीटर, तो भैया मीटर बड़ा, किलोमीटर बड़ा, मीटर क्या हो गया, छोटा। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि आप छोटे की तरफ जा रहे हो कि बड़े की तरफ। तो आप किधर जा रहे हो, छोटे की तरफ। तो जब छोटे की तरफ जाओगे तो ये न्यूमरेटर में आपकी छोटी वाली वैल्यू वाला जो होगा उसको रख लेना है। सिंपल मैं क्या समझाया, किलोमीटर से मीटर यानी छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो न्यूमरेटर में हम कौन सा रखेंगे, छोटी वाली वैल्यू, एंड डिवाइड कर देंगे किससे, यहां पे आपको जो वैल्यू दी गई रहेगी वो तो लिखेंगे ही, साथ में ये बड़ी ऊपर रखेंगे छोटी वाली वैल्यू, एंड इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। तो आई थिंक आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे अपने स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। इस तरह से कुछ इक्वेशंस को भी पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा वो भी वीडियो। तब तक
थैंक यू। और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि अब केवीएस दूर नहीं है।